हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021, जिसमें हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और उसमें भी जो है हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10 मौर्योत्तर काल, और उसमें हम एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें हम सारे इसके नोट्स कर चुके हैं। तो गाइस, जो आज हम करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड चलेगा हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर से, किसके? मौर्योत्तर काल के। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने जो है आपके शीशे के सिक्के चलवाए? हमने जब हम लोग नोट्स देख रहे थे गाइस, तो नोट्स जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था, हमने इनफैक्ट बोला भी था कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किसने शीशे के सिक्के चलाए सबसे पहले। तो गाइस, इसका आंसर है जो है आंसर है स्ट्रैटो सेकंड। ठीक है, स्ट्रैटो सेकंड ने चलाए थे। आइए पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हालांकि सेम है जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें लिखा है स्ट्रैटो सेकंड ने जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे, और इस हिंद यवन शासक का जो है शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो किसने चलाए थे? आपके स्ट्रैटो सेकंड ने। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्कों पर क्या है संकर्ष और वासुदेव दोनों को अंकित किया? तो किसने किया? यहाँ पे लिखा है अगाथोक्लीज। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है मेंस का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, 2017 की बात है। ठीक है, ये हमने नोट्स में नहीं पढ़ा है, तो गाइस यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे बिल्कुल लिखिएगा कि आपको रीड करना है। ठीक है, पढ़ना है। ठीक है, ये क्योंकि ये बिल्कुल अलग आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका जो आपकी व्याख्या है उसमें अगर सेम है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ एस लिख दीजिए और छोड़ दीजिए, आपको स्किप करना है। ठीक है, बट जो आपका नया है बिल्कुल उसको आपको टिक करना है, आप इसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। लिखा है, इसमें लिखा है, अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और जिन पर क्या है वासुदेव यानी कि कृष्ण और संकर्षण का चित्र क्या है उकेरा गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पढ़ना है, आप इस पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ठीक है, तो इसमें लिखा है बिंबिसार, गौतम बुद्ध। आइए और भी दो हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। तो बिंबिसार लिखा है, गौतम बुद्ध लिखा है, फिर लिखा है मिलिंद लिखा है, एंड प्रसेनजीत लिखा है। तो गाइस, हम जब चलिए आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है जो बिंबिसार है, तो बिंबिसार का टाइम कितना है? 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व में है। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था गाइस? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार था। ठीक है, तो ये क्या कौन से वंश से था? हर्यक वंश से था। तो हर्यक कुल से संबंधित था। और ये प्रसेनजीत जो है कौशल महाजनपद का राजा था। कौन गाइस? देखिए, यहाँ पे एक हमने बात कर ली बिंबिसार की, कहाँ का था? ये मगध का था, और ये कौन से कुल से था? हर्यक कुल से था। ठीक है, एक बात यहाँ पे खत्म होती है बिंबिसार की। अब दूसरी यहाँ पे स्टार्ट होती है प्रसेनजीत की, और ये कौशल महाजनपद का क्या था? कहाँ का राजा था? कौशल का। ठीक है, अब ये क्या है? महात्मा बुद्ध का समकालीन था। कौन? प्रसेनजीत जो है महात्मा बुद्ध का समकालीन था, मतलब उन्हीं के टाइम का था। जब महात्मा बुद्ध थे उन्हीं के टाइम कौन था? ये प्रसेनजीत था। कहाँ पे था? कौशल में था। फिर गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड गाइस क्या है? 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने कितनी बात करी? बिंबिसार हो गया, आपके इधर प्रसेनजीत, और यहाँ पे हमने बुद्ध की बात करी कि ये प्रसेनजीत और जो महात्मा बुद्ध हैं वो एक दूसरे के समकालीन थे। फिर यहाँ एक नाम लिखा है मिनांडर, जिसे क्या बोला गया है? मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा थे। ये क्या थे? उत्तर भारत में थे, और क्या? इंडो ग्रीक राजा थे, यानी कि हिंद यवन कह सकते हैं आप लोग। तो इनका जो समय था वो 155 से लेकर कितना था? 155 या अथवा 165 से 130 बीसी तक का था। तो इस प्रकार इनने कहा। देखिए, ये कौन सा टाइम पीरियड है? 5। चलिए आइए देखते हैं। तो बिंबिसार का टाइम पीरियड है 544-492। ठीक है, प्रसेनजीत और इनने कहा महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है यहाँ महात्मा बुद्ध है, ये दोनों का टाइम पीरियड क्या है? 563-483। तो ये काफ़ी इसमें ऐसा रहा होगा कि एक समय ऐसा रहा होगा कि तीनों एक साथ थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी?
मिनांडर यानी कि मिलिंद की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड बहुत ही अलग चल रहा है बाकी इन दोनों से। ठीक है गाइस, तो इसका जो आंसर है सी का मतलब हो गया मिलिंद। ठीक है, तो बाकी तीन जो थे समकालीन थे, मतलब एक समय ऐसा आया होगा कि तीनों एक साथ होंगे इस पृथ्वी पर। ठीक है, लेकिन जो मिलिंद है ये उस समय के नहीं है, उनके बाद के हैं। ठीक है, फिर लिखा है काव्य शैली का प्राचीनतम जो नमूना है किसके अभिलेखों में मिलता है। ओके, तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, रुद्रदामन है। गाइस हमने पढ़ा भी था कि काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है कहाँ मिलेगा, रुद्रदामन के क्या है जूनागढ़ अभिलेख में मिलेगा। राइट, तो ये कहाँ पे, कौन सा एरिया गाइस, यहाँ पे जैसे हम गुजरात का एरिया देखते हैं जब यहाँ पे, तो यहाँ वाला जो ये एरिया होता है उसको हम बोलते हैं काठियावाड़ा। ठीक है, तो मतलब आप जब ये ऐसे करके राजस्थान बना उसके बाद आपका ऐसे गुजरात बनता है और नीचे की तरफ हम ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ वाला एरिया है गाइस वो है काठियावाड़ा, और काठियावाड़ा में ही जूनागढ़ है। जूनागढ़ यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसी में आपको मिलेगा काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या क्या लिखी है, यहाँ पे लिखा है रुद्रदामन, इनका टाइम पीरियड था 130-150 ईस्वी। तो इनका क्या है, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था, और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख अब तक के जो है संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कौन से अभिलेखों में गाइस ये सर्वाधिक प्राचीन है, संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो इस अभिलेख में क्या है, संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। किसका, संस्कृत काव्य शैली का आपको प्राचीनतम नमूना प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, एक लिखा है यहाँ पे लिपि और एक लिखा है भाषा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि अभी हम बात करें तो हम कौन सी भाषा बोलते हैं गाइस, हम हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए जो हमारी लिपि है वो गाइस कौन सी है, देवनागरी। तो वैसा ही कुछ समझिए, जो इसमें भाषा है वो संस्कृत है और जो इनकी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है किस अभिलेख में रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो गाइस जो रुद्रदामन की बात आए तो उनका बस एक ही है कि जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट में यही आता है, जो और भी होंगे लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा और जब रुद्रदामन का नाम आए तो आप ये समझिए लिखना है जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ लिखा है गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर क्या है, अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति और क्या है, स्कंदगुप्त के 2 लेख भी हैं। मतलब इन्होंने कहा जो जूनागढ़ अभिलेख है ये जिस शिला पर है उस पर अशोक के 14 प्रज्ञापन की एक प्रति है और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। ठीक है, जिस शिला पर क्या है जूनागढ़ अभिलेख है उसी पर। ठीक है, ये क्या है, तो ये आप ये समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रुद्रदामन का भी है कुछ, अशोक का भी है और स्कंदगुप्त का भी है। ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा कि ये है उस शिला पे। ठीक है, तो ये क्या है, विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। अभी हमने पढ़ा कौन सी भाषा कौन सी लिपि, तो संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इसमें क्या है, रुद्रदामन की वंशावली। अब उसमें रुद्रदामन के बारे में क्या लिखा है गाइस, उनकी जो वंशावली है उसके बारे में लिखा है, उनकी विजय है उनके बारे में, शासन, व्यक्तित्व, इन सब का जो है इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना बेगार के किसने जो है सुदर्शन झील का क्या है जीर्णोद्धार कराया था। तो गाइस किसने कराया था, तो इसका आंसर है आपका रुद्रदामन प्रथम ने। एक्चुअली जो ये झील है ना, सुदर्शन झील, ये किसने बनवाई थी गाइस, ये बनवाई थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। और इसकी जो मरम्मत है वो आपकी किसने करवाई थी, रुद्रदामन ने करवाई थी। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो रुद्रदामन ने क्या है गिरनार के निकट जो है सुदर्शन झील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, और इसके बारे में कहाँ पता चलता है, जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके बारे में पता चलता है। तो इसकी जो मरम्मत बिना बेगार यानी कि बिना किसी पैसा लिए, बिना कुछ करे, इन्होंने उसकी जो है मरम्मत करवाई थी। किसने करवाई थी गाइस, रुद्रदामन ने करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। देखिए हमने क्या बोला, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनवाई थी, मतलब इन्होंने बनवाई थी। किन्हें, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, रुद्रदामन ने उनका क्या है उसका वो करवाया था, क्या करवाया था, मरम्मत करवाई थी, और बिना बेगार के मतलब बिना पैसा लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हमारा 2019 का, देखते हैं क्या लिखा है। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के जो है प्रचलित कराए। तो इसमें लिखा है तांबा, ये बिल्कुल एकदम नया है और क्वेश्चन ही बिल्कुल एकदम से नया है। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। इसमें लिखा है एक तो ये वंश भी हमने देखा नहीं है अभी तक। तो इसमें लिखा है कार्दमक वंशीय शासकों ने मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया है। क्या है, 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ग के अंदर के जो है उन रजत मुद्राओं को रखा गया है जो रात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का जो है आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत क्या लिखा है, पोटी निर्मित सिक्कों को रखा गया है। फिर इसमें लिखा है कार्दमक शासक चस्टन ने रजत और ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई थी और प्रथम में
प्रथम में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इसकी सही उत्तर ताम्र होगा। ओके, क्योंकि क्या होता है, इन्होंने क्या किया, ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलाई। ठीक है, तो गाइज ये एकदम से बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको एक दो बार पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। एक्चुअली में नोट्स में तो ये बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सूची दे रखी है, ए और बी दे रखी है, इसका आपको वो करना है, मेल करना है। ठीक है, जैसे कि मतलब एक छोटा सा ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, रुद्रदामन। तो ये जैसे रुद्रदामन है, चलिए, जैसे एक नाम था विम कटफिसेस, तो ये आपके थे कुषाण से थे। ठीक है, और गोंडोफनीज, ऐसे करके ये मतलब ये किस किस वंश से हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है, जैसे हमने कहा कि विम कटफिसेस जो है आपके कुषाण वंश से हैं, और आपके रुद्रदामन आपके शक राजा थे। ठीक है, फिर लिखा है ड्रिमेटियस आपके हिंदी यमन है, और आपका लिखा है गोंडोफनीज आपके पहलव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो किसने किया था, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है इंडो ग्रीक ने किया था। कौन से सिक्के हैं गाइस, तांबे के सिक्के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के इसमें लिखा है कि किसने जारी किए थे, तो एक इसमें लिखा है, ऑप्शन लिखा है इंडो ग्रीक, एक लिखा है कुषाण। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर इसमें लिखा है शकों ने करे थे या प्रतिहारों ने किए थे। तो गाइस हम एक चीज़ जानते हैं कि जो ताम्र सिक्के हैं, तो कुषाणों ने 2 करे थे, एक स्वर्ण भी करा था और एक ताम्र, दोनों ही करे थे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, मतलब स्टार्ट किसने किया था, इंडो ग्रीक यानी कि हिंद एवं राजाओं ने करवाया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इनका नियमित तरीके से या पूर्ण रूप से जो है प्रचलित करवाने का श्रेय किसको जाता है, कुषाण शासकों को जाता है। ठीक है, हम अभी यहाँ पे स्वर्ण सिक्कों की बात कर रहे हैं। शुरुआत किसने करी थी, ये तो इंडो ग्रीक ने कर दी थी, लेकिन नियमित रूप से किसने चलाए थे, कुषाण शासकों ने चलाए थे। ठीक है, फिर लिखा है कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर चलाया, यानी कि प्रचलित किया। ठीक है, चलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इसमें लिखा है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, अभी हमने देखा कुषाणों ने चलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ बुद्ध का किसके सिक्कों पर जो है अंकन था, तो गाइस इसमें है कनिष्क जो है थोड़ा बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, बुद्ध को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, तो ये इन्होंने क्या किया, अपने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन करवाया था अपने सिक्कों पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है जारी करने का श्रेय दिया गया, तो गाइस इसका आंसर है आपका, मतलब देखिए अब इसमें क्या है, जैसे हमने कहा कि स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने, हिंद यवन ने चलाए, और नियमित रूप से किसने चलाए, कुषाणों ने चलाए। तो जो ये भी है ना, ये कुषाण वंश थे। ठीक है, कुषाण ही है ये भी। लेकिन अब ये कहा कि कनिष्क ने तो बहुत ज़्यादा ही चलाए थे, कनिष्क ने। लेकिन इन्हें कहा कि स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे विम कटफिसेस ने। ठीक है, तो कुषाण शासकों में इसने कहा कि जो विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन अगर कहो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसने करे थे, तो वो करे थे आपके कनिष्क ने। लिखा है निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है नियमित जो है उपयोग के लिए किया था, तो गाइस इसका क्या है, विम कटफिसेस, अभी जो हमने नाम पढ़ा वही। तो इसमें लिखा है कुषाण वंशीय जो है विम कटफिसेस ने जो कि कनिष्क प्रथम का पिता था, किसका था, कनिष्क इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनके पिता कौन थे, ये तो ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। मतलब कि आप उसको नॉर्मली जो है नियमित उपयोग यानी डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज़ कर रहे थे। ठीक है, कुछ खरीदने के लिए। जबकि जो है कुजुल कटफिसेस यानी कि जो विम कटफिसेस से पहले जो आते थे वो आते थे कुजुल कटफिसेस, पहले ये आए थे, फिर हमने इनके बारे में पढ़ा था, और तीसरे नंबर पर हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा था। कुजुल, अब इसमें लिखा है जबकि जो कुजुल कटफिसेस है उन्होंने जो है तांबे के सिक्के प्रचलित कराए, यानी कि जो अगर हम बात करें जब फर्स्ट नंबर पे कुजुल कटफिसेस आते हैं तो वो तांबे के सिक्के चलाते हैं, सेकंड नंबर पे जब विम कटफिसेस आते हैं तो वो स्वर्ण सिक्के ले आते हैं। ठीक है, और कनिष्क के टाइम में भी दोनों ही चलते हैं, स्वर्ण और तांबे के चलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है कनिष्क के टाइम में ही चलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है इसमें से किसने जो है क्या लिखा है, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था, तो गाइस इसका आंसर है सी। इसमें लिखा है कि विम कटफिसेस।
तो इसमें लिखा है कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर जो है आपका स्वर्ण मुद्रा का जो है प्रचलन प्रारंभ करने का जो भारतीय उपमहाद्वीप में उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो कुषाण शासक जो है आपका विम कटफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? विम कटफिसेस को जाता है। याद रखिएगा, ये बार बार बोला गया। अब ये लिखा है योद्धेय सिक्के। योद्धेय सिक्के पर किस देवता का अंकन है? तो गाइस हमने इसमें पढ़ा था, किसका था? हमने लास्ट ही शायद आखिरी में आ रहा था कार्तिकेयन का। ठीक है, ये भी हमने नोट्स में देखा था, कुछ इसमें नया नहीं है। इसमें लिखा है योद्धेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से मिलता है गाइस? अगर आपको इसके प्रमाण चाहिए तो पुराणों से मिल जाएगा आपको, अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी गाइस किसकी है? पाणि की है। और बृहद संहिता हो गई, आप बताइएगा बृहद संहिता किसने लिखी है। आपको एटलीस्ट ये सब पता होना चाहिए कि ये किसकी रचना है। ठीक है, तो इन सब से आपको योद्धियों का जो है प्रमाण मिलेगा। ठीक है, अब इनका जो साम्राज्य था दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच का था। किसका? यहाँ दक्षिण पूर्वी पंजाब हो गया और राजस्थान इनके बीच का था। और इनके सिक्के पर क्या मिलेगा? कार्तिकेय का अंकन मिलेगा। ठीक है, अब लिखा है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? हमने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के बारे में क्या पढ़ा था? इसको जो है मथुरा से सारनाथ लाया गया था। आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है, और इसको कब लाया गया था? इसका भी एक टाइम पीरियड था। इसको लाया गया था आपका, तो इसको लाया गया था, इसको देखिए, इसकी तिथि है, ये है आपकी तिथि है। ठीक है, इसमें तिथि, इसमें लिखा है कनिष्क के सारनाथ बुद्ध अभिलेख की जो तिथि है वो है 81 ईस्वी। ठीक है, और ये प्रतिमा मथुरा से जो है कनिष्क के राज्यारोहण के 3 वर्ष बाद यानी कि 78 में। देखिए इसकी तिथि तो है 81। अब कनिष्क का राज्यारोहण जब भी होता है उसके 3 वर्ष बाद यानी कि 78 में क्या होता है? इसको जो है मथुरा से सारनाथ लाया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ लिखिए एस। ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं है अगर आप नोट्स पढ़े हैं तो। फिर लिखा है कुषाण शासक जो थे कनिष्क का जो है राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? गाइस इसका अभी राज्याभिषेक होता है 78 में होता है, 78 AD में होता है। ठीक है, एक होता है BC और एक यहाँ हो गया AD। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत क्या है? विवादास्पद है। ठीक है, तो इस समस्या पर विचार करने के लिए 1930 और 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति जो है 78 ईस्वी के पक्ष में बनी और इस समय शक संवत का भी प्रारंभ हो रहा है। तो हमने शक संवत क्या पढ़ा था गाइज? 78 ईस्वी पढ़ा था। और आप बताइएगा जो विक्रम संवत है उसकी क्या तिथि थी? कमेंट करिएगा और बिल्कुल बताइएगा। अब लिखा है शक संवत, अच्छा ये क्वेश्चन तो आगे भी आ जाएगा। इसमें लिखा है शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? अभी हमने क्या पढ़ा 78 में, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है जैन ग्रंथ के अनुसार विक्रमादित्य। ठीक है, देखिए विक्रमा अभी तो आ गया। ठीक है, जो विक्रमादित्य का है वही टाइम पीरियड आपका विक्रम संवत का है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि विक्रमादित्य जो है उनके उत्तराधिकारी को 135 में विक्रम संवत में क्या होता है कि विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर उनके उपलक्ष्य में जो है शक संवत चलाया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी जो प्रारंभिक तिथि यानी कि अब शक संवत की तिथि क्या है? अभी हमने कहा कब पराजित किया था? 135 में किया था। तो 135 में से आप क्या करेंगे? जो विक्रमादित्य की तिथि थी यानी कि 57 उसको माइनस कर देंगे तो आ जाता है आपका 78। और 78 आपका क्या है? शक संवत की 78 ईस्वी क्या है आपकी शक संवत की तिथि है। अधिकांश इतिहासकार जो है कुषाण शासक कनिष्क को इसका क्या मानते हैं? प्रवर्तक मानते हैं। अब इसने यहाँ क्या लिखा है कि विक्रम संवत शक संवत में कितना अंतर है? ओके, चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि कितना अंतर है। तो अब इसे थोड़ा सा समझिएगा, बहुत टफ तो नहीं है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है UPUDA प्री 2006 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इसने लिखा है कि जो वर्तमान कैलेंडर से अगर आप 57 को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है गाइस? आता है विक्रम संवत। लेकिन अगर वही वर्तमान कैलेंडर है उसमें अगर आप 78 को माइनस कर देते हैं तो गाइस क्या आ जाता है? हमारा शक संवत। ठीक है, अर्थात 2019 विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो 2019 में इसने कहा कि 57 को अगर हमने जोड़ दिया तो आ जाता है 2076। ठीक है, और तथा शक संवत तो चलिए, तो इसने कहा विक्रम संवत के लिए हमें क्या चाहिए? 57 को जोड़ दो। शक संवत के लिए हमें क्या चाहिए? 78 को माइनस कर दो। ठीक है, यही तो बोला इसने। ठीक है, तो यहाँ हमने जोड़ दिया विक्रम संवत के लिए और यहाँ हमने माइनस कर दिया शक संवत के लिए। ठीक है, अब इसने कहा विक्रम संवत और शक संवत में अंतर की बात कही। ठीक है, तो अंतर की बात आप कैसे निकालेंगे? एक आपने निकाल ली ये वाली डेट, एक आपने निकाली है ये विक्रम संवत,
और एक ये आपने निकाली है शक संबंध। और अब आपको इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए, तो हमने यहाँ निकाल दिया अंतर हो गया 135, यही अंतर है गाइस। देखिए क्या लिखा है, आंसर है सी 135। अब आइए फिर से क्वेश्चन आता है IAS प्री 2014 का है। इसमें लिखा है शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है। ओके, तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कि चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा जो होता है राष्ट्रीय पंचांग, उसका प्रथम महीना जो होता है उसका नाम है चैत्र। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर की जो है तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। ठीक है, अब लिखा है एक चैत्र जो है, एक चैत्र 22 मार्च को होता है। इसका मतलब इसने कहा जो पंचांग में पहला महीना हो गया आपका चैत्र। ठीक है, जो फर्स्ट मंथ है वो आपका है चैत्र, और चैत्र जो है स्टार्ट यानी चैत्र की जो पहली तिथि है ना, पहली तिथि वो कौन सी होती है गाइस, वो होती है 22 मार्च। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे लीप ईयर होता है तो गाइस देखिए, आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। जैसे यहाँ लिखा है 22 मार्च, तो 22 मार्च से हम क्या करते हैं, फर्स्ट चैत्र मान लेते हैं, चैत्र का पहला दिन मान लेते हैं, चैत्र की पहली डेट मान लेते हैं, राइट। तो 22 मार्च को, लेकिन जब हमारा क्या आता है गाइस, लीप ईयर आता है ना, तो एक दिन बढ़ जाता है। तो जब एक दिन बढ़ जाता है तो ये 22 मार्च ना रहकर चैत्र का जो पहला दिन है वो हो जाता है 21 मार्च। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब लीप ईयर आता है तो क्या होता है, जो फरवरी होता है वो 28 से क्या होता है 29 हो जाता है, 29 हो जाएगा। तो हम क्या है एक एक आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम एक एक आगे बढ़ जाएंगे तो एक यहाँ से एक डेट हो जाएगी पीछे, क्योंकि हम तो बिल्कुल अपने पे ही रहेंगे ना। जब यहाँ पे तो एक आगे बढ़ा है लेकिन हमें तो यही रहना है, तो हम यहाँ 22 से क्या है 21 पे आ जाएंगे। 22 आगे चला जाएगा लेकिन हम कहाँ आ जाएंगे 21 पे आ जाएंगे। तो वही लिखा है इसने, लीप ईयर में 21 मार्च होता है और नॉर्मल अगर देखा जाए तो वो होता है 22 मार्च। चलिए, लिखा है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ओके, अभी हमने क्या देखा था, विक्रम संवत कब, इसमें लिखा है 57। विक्रमादित्य की तिथि हमने देखा था उस व्याख्या में, विक्रमादित्य की तिथि कौन सी थी, 57 ईसा पूर्व, तो यही विक्रम संवत भी है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है विक्रम संवत दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं कृत संवत, एक होता है मालव संवत। तो जैन साहित्यों में महावीर के निर्वाण और विक्रम संवत के बीच जो है 470 वर्षों का अंतर पाया गया है। महावीर के निर्वाण जो है 527 ईसा पूर्व में माना गया है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि क्या है, 527 माइनस 400। गैस ये तब बकवास लिखी है इतनी ज़्यादा, आप बस ये समझिए कि जो विक्रम संवत है वो आपका 57 ईसा पूर्व का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा। तो हमने कहा अगर आप शक संवत की बात करते हैं तो आप देखिएगा इस अभी हमने क्या कहा था, जब आप विक्रम संवत की बात करें तो इसमें क्या करें, प्लस कर दें 57 को, राइट। लेकिन जब आप शक संवत निकालना है तो आप माइनस कर दें 78 को। तो जो भी सन आता है अगर आप इसमें माइनस करेंगे 78 को तो वो आपकी बात होगी शक संवत की, और अगर प्लस कर देंगे 57 को तो वो हो जाएगी आपकी गई क्या, विक्रम संवत। यहाँ बात कर रहा है कि इसका शक संवत का वर्ष बताना है, तो हमने कहा कि शक संवत में क्या करिए 78 को माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक संवत में माइनस करिए इतना, विक्रम संवत में प्लस करिए 57 को। ठीक है, क्योंकि विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व यानी कि BC, और शक संवत इतना है ईस्वी में, राइट। इसको रट लीजिए अगर ना समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों को अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर जो है इंगित करें। ओके, कनिष्क के समकालीन बोला गया है गाइस यहाँ पे। ठीक है, हमने एक चीज़ देखी थी, जो कनिष्क का जब हम पढ़ रहे थे तो उनके जो है उनके टाइम के विद्वान थे कुछ। तो गाइस हमने कुछ 4-5 नाम देखे थे, जिसमें आप देखते हैं कौन कौन से नाम थे। एक तो आता है आपका वसुमित्र का नाम था, दूसरा आपका अश्वघोष का नाम था, कालिदास का नहीं था, कंबन का नहीं था। ठीक है, तो गाइस जो इसका आंसर है वो ये है। आप नोट्स देखिएगा, नोट्स में जब आप कनिष्क पढ़ें तो आपको वहाँ पता चलेगा जो इनके दरबार में या इनके टाइम में जो विद्वान थे, यानी कि इन्हीं के दरबार में जो भी थे विद्वान, उनमें कौन कौन थे। जैसे आपके अश्वघोष भी थे, आपके ये थे वसुमित्र थे, आपके नागार्जुन थे, आपके अपाशर्व थे। आई होप
हाँ चलिए, इसमें लिखा नहीं है बट यही 3-4 नाम थे जो आप याद रखिएगा। जैसे इसमें लिखा है अशोक कनिष्क के क्या थे, राजकवि थे, और वसुमित्र जो है कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। उन्होंने जो चतुर्थ जो बौद्ध संहिता होती है उसमें क्या है अध्यक्षता भी की थी। किसने करी थी गाइस? वसुमित्र ने करी थी। बौद्ध संहिता जो है, जब हमने बुद्ध धर्म पढ़ा था, बौद्ध धर्म पढ़ा था, तो हमने देखा था कि 4 बौद्ध संहिताएं हुई थी, जिसमें जो आपकी जो 4th होती है वो कनिष्क के टाइम में हुई थी। ठीक है, 4 में से जो 4th है वो आपके कनिष्क के टाइम में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता गाइस किसने करी थी? वो करी थी आपके वसुमित्र ने करी थी। अब इसमें लिखा है कालिदास जो है गुप्त काल के थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। कंबन जो है 12वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक किसका समकालीन था? अभी हमने पढ़ा कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ओके, आइए देखते हैं। तो जो इसमें लिखा है कि इसमें अशोघोष का नाम हमने पढ़ा है, चरक है, और ये है। आप इसके नोट्स देखिएगा, तो नोट्स में सारे होंगे, मे बी अभी व्याख्या में भी आ जाए। तो पतंजलि इनके दरबार से संबंधित नहीं है। अभी हम देखेंगे एक्चुअली पतंजलि गाइस किसके हैं? पुष्यमित्र शुंग के टाइम के। चलिए आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। कुछ ऐसा ही गाएगी। ठीक है, अब इसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा है। अब कनिष्क के दरबार में कौन कौन था? एक अश्वघोष हो गए, नागार्जुन, पाशर्व हो गए, चरक हो गए। ये 4 जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित है। जबकि जो पतंजलि है वो आपके कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणि की अष्टाध्यायी पे क्या लिखी थी? महाभाष्य लिखी थी। और ये क्या है? शुंग कालीन थे। ठीक है, शुंग कालीन विद्वान थे, यानी कि शुंग मतलब हो गया पुष्यमित्र, शुंग के टाइम थे, यानी कि शुंग काल के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पतंजलि, ओके, तो वही इसका आंसर था, पतंजलि। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? अभी हमने सारे पढ़े, तो देखिए कौन कौन हमने पढ़ा। ये थे और ये थे, मतलब अशोघोष, वसुमित्र, पाशर्व, और एक और नाम याद रखिएगा चरक। ये सारे तो थे, बट ये जो है विशाखदत्त नहीं थे। गाइस विशाखदत्त के नाम पे याद रखिएगा, उनकी एक रचना है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो ये सारी चीज़ें आप बार बार पढ़ते रहिए, याद हो जाएगी। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख जो है कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? यानी कि जब हमने रप्तक अभिलेख की जब बात करी थी, तो हमने 2 अभिलेख की बात करी थी। एक रप्तक अभिलेख था, एक था आपका बौद्ध सारनाथ बुद्ध अभिलेख था। ठीक है, 2 थे। तो इसमें जब हमने रप्तक अभिलेख देखा था, तो इसमें 4 शहरों के नाम दे रखे थे गाइस। चलिए एक बार, ओके, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से वो 4 शहर थे। इसमें लिखा है रप्तक अभिलेख क्या है? अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रप्तक नामक स्थान पे क्या है 1993 में प्राप्त हुआ था। और ये यूनानी लिपि और इसमें लिखा है बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया था। और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। और इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम दिया। आइए देखते हैं कौन कौन से। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, इन 4 शहरों का नाम दिया। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? हमने एक पढ़ा, पाटलिपुत्र भी पढ़ा, कौशाम्बी भी पढ़ा, चंपा पढ़ा, श्रावस्ती नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यही है इसका आंसर है, श्रावस्ती। चौथा नाम गाइस क्या था यहाँ पे? श्रावस्ती की जगह साकेत। चलिए, निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? मतलब इसने ये कहा कि तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था गाइस कहाँ पे है? ये आपका है पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान में भी कहाँ? रावलपिंडी, पेशावर वाला एरिया है, वहाँ पे मिलेगा आपका तक्षशिला। किसने स्थापित किया था? भरत के पुत्र थे तक्ष, उनके नाम पे आया था तक्षशिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि यहाँ पे किस किसने शिक्षा ली थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भैया बहुत लोगों ने शिक्षा ली थी। ठीक है, अब लिखा है वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में जो है गांधार राज्य की राजधानी थी। किसकी गाइस? हम जब 16 महाजनपद पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था गांधार। तो इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। तो तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि के कारण जो है इसकी जो ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज ऑफ इसका जो शिक्षा केंद्र था। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि यहाँ अध्ययन के लिए क्या है दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिसमें राजा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। मतलब बड़े से बड़ा आदमी, छोटा से छोटा आदमी, हर कोई आता था इसमें। ठीक है, कौशल के राजा जो है प्रसेनजीत, बिंबिसार के देखिए अब इसमें कौन कौन आए? कौशल के राजा हैं, प्रसेनजीत आए हैं, बिंबिसार के राजवैद्य जो कि हैं जिनका नाम है जीवक, वो आए हैं। तो एक आ गया इसमें कनिष्क के राजवैद्य हैं, वो भी हैं। और जो है बौद्ध विद्वान अभी हमने देखा था वसुबंधु, वो है कनिष्क के राजवैद्य, बौद्ध विद्वान। और चाणक्य गाइस कौन है? कौटिल्य। यस, चाणक्य किसके टाइम के? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ठीक है, आगे बढ़ते। तो इन सब ने क्या करा? यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। फिर बहुत साहित्य से पता चलता है, क्या पता चलता है गाइस? ये कि यहाँ जो है वैदिक और धनुर्विद्या की शिक्षा भी शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्धि थी। मतलब यहाँ पे आपको वैदिक और क्या है धनुर्विद्या तो मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे प्रसिद्ध। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आंसर क्या लिखा है इसमें थोड़ा सा। तो यहाँ कौन कौन है? चरक, बिल्कुल अभी हमने इनका नाम पढ़ा। और यहाँ पे जीवक, इनका भी, हाँ इन दोनों का नाम हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि 2 ऑप्शन आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो जानकारी है किस लेख में मिलती है?
तो कहाँ मिलती है गाइस, यहाँ मिलती है अयोध्या लेक में मिलती है। आइए पढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। यानी कि जब हम मौर्य वंश पढ़ रहे थे, मौर्य वंश में हम सबसे लास्ट में कहाँ पे आते हैं, बृहदत्त पे आते हैं। बृहदत्त को मारने का काम कौन करता है गाइस, करते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो कि इनके क्या थे, सेनापति थे। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे 184 ईसा पूर्व में जो है बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग करते हैं। फिर इसमें लिखा है कि अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने क्या करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। गाइस इसमें क्या होता है, ये यज्ञ करवाता है राजा और क्या कहता है, एक घोड़ा क्या है, छोड़ देता है। अब ये घोड़ा जहाँ जहाँ तक भागता है वहाँ तक का राज्य जो होता है राजा के अंडर में आ जाता है, ऐसा कुछ है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। ठीक है, हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो शुंग के बाद गाइस किसने करा था कर्णव वंश ने किया था। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कर्णव के बाद गाइस किसने करा था, सातवाहन ने किया। ठीक है, ये हमने लाइन से पढ़ा था। शुंग के बाद इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने किया था। फिर आ जाते हैं हमारे बाद में, नहीं कुषाण तो पहले ही थे। ठीक है, गुप्ताज आएंगे, अभी हम बाद में पढ़ेंगे। लिखा है शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति था। तो इसका जो अमात्य था गाइस उसका नाम था वासुदेव ने। इन्होंने क्या करा था, वासुदेव ने क्या करा, जो शुंग वंश का अंतिम राजा है जिसका नाम है देवभूति, उसकी मृत्यु करवा दी, मतलब उसको मरवा दिया। अब क्या होता है, जो वासुदेव ने जिस नवीन वंश की जो नींव डाली थी उसका नाम था कर्णव या कर्णवायन। ठीक है, कर्णवंश या फिर कर्णवायन नाम था। फिर शुंगों के समान ये क्या है, ये भी जो है ब्राह्मण वंश था। गाइस तो बहुत ही सिंपल है कि इसने कहा शुंग के बाद कौन आता है, कर्णव आते हैं। शुंग में लास्ट कौन होता है, देवभूति होते हैं। और कर्णव में प्रथम कौन होता है, वासुदेव होते हैं। तो हो गया, हम समझ गए। तो पहला राजा आपको याद रखना है हमेशा और अंतिम याद रखना है, बिकॉज उसके मरने के बाद क्या होता है, एक नया वंश स्टार्ट होता है। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। तो जब हम गाइस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे कुछ, तो इसने कहा वर्ण व्यवस्था किसकी वजह से आती है, तो आती है सतकर्णी, गोमती पुत्र सतकर्णी की वजह से आती है। ये भी हम नोट्स में सारा पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसमें लिखा है जब हम देखिए हमने शुंग पढ़ा, फिर अभी देखा हमने कर्णव पढ़ा, फिर हमने क्या देखा, सातवाहन आते हैं। ठीक है, तो सातवाहन शासकों की बात कर रहे हैं, जिसमें आता है आपका एक सबसे पहला आता है सतकर्णी प्रथम आता है। सेकंड नंबर पे आते हैं, हमने पढ़ा था गोमती पुत्र सतकर्णी। ठीक है, एक्चुअल में जो क्रम हम घटना चक्र का बता रहे हैं, बाकी बुक में तो बहुत सारे हैं। जो घटना चक्र में तो 3 ही 4 के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले हमने जो घटना चक्र में देखा था, फर्स्ट जो हमारा था सतकर्णी प्रथम था और सेकंड नंबर पे आता है गोमती पुत्र सतकर्णी। तो ये क्या करता है, गोमती पुत्र सतकर्णी ये क्या करते हैं, इन्होंने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, जो थोड़ी सी क्षीण होने लगी होगी, खत्म होने लगी होगी, इन्होंने उसको दोबारा से स्थापित किया। दूसरा, वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। ठीक है, यानी कि वर्ण संकर, इस चीज़ को रोका। इसी कारण इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया। तो गाइस पहला आता है सतकर्णी, दूसरा आते हैं गोमती पुत्र सतकर्णी, यानी कि मे बी इनकी जो मदर है, मे बी नहीं, इनकी जो मदर है उनका नाम होगा गोमती पुत्र सतकर्णी। ओके, तो इसमें नाम ऐसी है। जैसे इसके बाद तीसरा नाम आता है आपका वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। ठीक है, तो इस तरह से नाम है। अब लिखा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। कहाँ पे दक्षिण की बात हो रही है गाइस, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कहा कि सतकर्णी प्रथम हो गया, गोमती पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, ये सारे आपके सातवाहन है। और ये सबसे क्या है, शक्तिशाली था। किसके बाद गए, मौर्यों के बाद। ठीक है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो सातवाहनों का था। और पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम क्या है, सिंधुक है, सिमुक है या फिर शिप्रक, यानी कि एक ही नाम है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो कर्ण वंश है, हमने गाइस क्या पढ़ा, शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद आपका आता है कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद आता है आपका सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहन में जो आपका पहला होता है वो होता है कौन होता है गाइस, कर्ण वंश में जो राजा होते हैं सुशर्मन आखिरी होते हैं गाइस, ये कर्ण वंश के आखिरी हैं। और सातवाहन का जो पहला हो गया सिंधुक, सिमुक या सिप्रक, इन्होंने क्या करा होगा, सुशर्मन की हत्या करी होगी। इनके बाद इन्होंने क्या करा होगा, सातवाहन वंश की स्थापना करी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक। अभी हमने पढ़ा किसका संस्थापक था गाइस, सातवाहनों का था। फिर लिखा है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया। तो गाइस इसका आंसर है पांचाऊ। ठीक है, चलिए झारखंड पीसीएस का प्री का 2003 का क्वेश्चन है। बिल्कुल ये डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, ये झारखंड के आप देख लें, राजस्थान के देख लें। अगर आप यूपी पीसीएस के हैं, बिहार पीसीएस के हैं, तो एकदम से बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन ही सब दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पे लिखा है चीनी स्रोत के अनुसार
ईस्वी से लेकर 94 ईस्वी के बीच चीन का जो है प्रसिद्ध सेनापति कौन है? पांचाऊ। अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। तो चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि जो है कुषाण शासकों ने चीनी सेनापति के पास अपना एक क्या है दूध भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। ठीक है, मतलब यहाँ कुषाणों की साइड से एक राजदूत जाता है जो कहता है भैया वो जो आपकी राजकुमारी हैं उनसे हम विवाह की मांग करिए। ठीक है, तो पांचाऊ ने क्या किया? प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं। तो फलता क्या है, ये रुष्ट कुषाण शासक ने उनके राज्य पर क्या है चढ़ाई कर दी, यानी कि हमला कर दिया। परंतु कुषाण शासक क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं, असफल होते हैं। फिर अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान जो है विम कटफिसिस के रूप में करते हैं। तथापि यदि ये कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी माना गया है तो ये युद्ध जो है कनिष्क के समय का हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आई होप इसे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। कहानी ये है कि जो कनिष्क के टाइम की बात है, विवाह के लिए भेजा जाता है। चीन के शासक होते हैं गाइज, जो चीन के शासक है पांचाऊ, इनके पास एक संदेश भेजा जाता है कि भैया उनकी जो राजकुमारी है उनसे विवाह करने के लिए। तो इन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, कनिष्कों ने क्या किया, इन पे आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो कनिष्क ही क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। जब ये फेल हो जाते हैं तो ये कहा गया ये किसके टाइम की घटना है? हो सकता है ये जो है माना गया कि हो सकता है कि विम कटफिसिस की, लेकिन अगर हम तिथि की बात करें तो कहा गया कि ये कनिष्क के टाइम की घटना हो सकती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिखा है निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत से बाहर तक थी? अभी हमने इसका भी पढ़ा था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो मौर्य वंश की भी थी, आपकी कुषाण वंश की भी थी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। उत्तराखंड का एक क्वेश्चन है। तो यह लिखा है मौर्य कुषाण दोनों साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक जो है विस्तृत थी। अब लिखा है सेल्यूकस से संधि होने पर पाश्चात्य मौर्य साम्राज्य की सीमा जो है पश्चिम में अफगानिस्तान तक चलिए भारत से बाहर यानी कि अफगानिस्तान आ जाता है। तो मौर्यों की सीमा तो अफगानिस्तान तक थी। काबुल, कांधार आदि इसके भाग में थे, मतलब मौर्यों के साम्राज्य में थे काबुल और कांधार। तो एक तो हो गया मौर्यों की तो थी। फिर कुषाण वंश की बात करते हैं तो इनकी सीमा जो है भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके बाहर कहाँ तक थी? चीन के तुर्फान तक थी। ठीक है, फिर आपके मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थी और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर क्या है पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार तक थी। तो गाइस बहुत ज़्यादा थी, मतलब देखो इनकी भी थी, इनकी अफगानिस्तान तक थी जो कि है काबुल और कांधार। ठीक है, कुषाणों की बात करें तो ये आपका इंडिया आ जाता है, राजस्थान है, ये आपका है गुजरात और ऐसे ऐसे करके कुछ मान लेते। तो यहाँ पे है चीन के तुर्फान तक थी, उसके बाद मध्य एशिया इसने बोला, यहाँ जम्मू कश्मीर बोला, यहाँ विंध्य बोला, यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार बोला। तो इतनी थी, यानी कि इनकी भी जो है भारत से बाहर थी। अब आते हैं बाल विवाह। बाल विवाह का प्रथा जो बाल विवाह थी इसका आरंभ कौन करता है? ये काम करते हैं आपके कुषाण काल वाले, मतलब ये कुषाण काल में स्टार्ट हो जाती है बाल विवाह। तो स्त्रियों की दशा क्या होती है? निम्न होने लगती है। लिखा है कुषाण काल में बाल विवाह की जो प्रथा है प्रारंभ हुई है। स्त्रियों के उपनयन संस्कार क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और इससे क्या होता है समाज में इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई है, मतलब स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो जाती है। और इस युग में विवाह की आयु और कम करके जो है 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया है। मतलब इसमें कहा, देखिए इसमें क्या क्या बुरा हुआ है। बाल विवाह स्टार्ट होता है, स्त्रियों का उपनयन संस्कार समाप्त हो जाता है, विवाह की उम्र जो है 8 से 10 वर्ष हो जाती है। यानी कि आज अगर हम बात करें तो यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चे, ठीक है, तो इनका विवाह हो जाता था। लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलिमित है? ठीक है, इसमें लिखा है बी यानी कि कुषाण यानी गंधार। ठीक है, मतलब इन्होंने हम क्या जानते हैं जब कुषाण आते हैं, कुषाण काल में 2 कला शैलियाँ आती हैं, एक आती है गंधार, एक आती है आपकी मथुरा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो वही चीज़ लिखी है, इसमें और कुछ नहीं लिखा है, यही लिखा है। फिर लिखा है कला की जो गांधार शैली है निम्न समय की फली। कब आई थी जो आपकी गांधार शैली? अभी हमने पढ़ा कुषाणों के समय में आई थी। लिखा है यहाँ पे कुषाण, इसमें लिखा है क्वेश्चन क्या था गाइस, हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। इसने कहा कौन सा गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हम कुषाण पढ़ रहे थे और कुषाण में भी जब हमने विम कटफिसिस पढ़ा था तो हमने देखा था इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, कुषाणों में स्वर्ण और तांबे दोनों के सिक्के चलाए गए। ठीक है, और गुप्त काल में गाइस जो है आपका स्वर्ण और जो है रजत दोनों सिक्के चलाए गए। अब यहाँ लिखा है सातवाहन पे लिखा है स्वर्ण सिक्के, और ये कलचुरी में लिखा है स्वर्ण रजत ताम्री तीनों ही चलाए थे। आइए व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। लिखा है कुषाणों ने सर्वाधिक जो है स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे।
इसमें का सबसे पहले जो है प्रचलन किसने किया था आपके स्वर्ण सिक्कों का, तो वो किया था हिंदयावन ने, ठीक है। और जो है नियमित रूप से जो है कुषाणों ने चलाए थे। तो स्वर्ण के अतिरिक्त जो है कुषाणों ने कौन सा और सिक्का चलाए थे, ताम्र सिक्के चलाए थे, यानी कि सोने भी चलाए थे, तांबे भी चलाए थे, तो पहला वाला सही है। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत, और जो कल्चरी शासक थे उन्होंने स्वर्ण, रजत और क्या है ताम्र, ये तीनों सिक्के चलाए थे। अगर हम बात करें सातवाहन, तो इन्होंने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने क्या चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के चलाए थे। तो ये गाइस याद रखिएगा कि किसने कौन से सिक्के चलाए थे। अगर हम कुषाणों की बात करें तो उन्होंने स्वर्ण और ताम्र सिक्के चलाए थे। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने स्वर्ण और रजत सिक्के चलाए थे। और अगर हम बात करें कल्चुरी ने, तो इन्होंने स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के चलाए थे। और अगर हम बात करें सातवाहन की, तो चांदी, ताम्र और शीशे के सिक्के चलाए थे। किन्होंने चलाए थे, सातवाहन ने। गाइस इसे आप कहीं पे लिख लीजिएगा, तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होता है। या ऐसे बहुत बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो सकता है, ठीक है, नहीं तो इतना आसान है नहीं। अब यहाँ लिखा है, देखिए अब इसका आंसर देखिए गाइस, एक चीज़ और दिखाते हैं, इसमें बताना है कि इसको मैच करना है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा जब कुषाण काल था, तो यहाँ पे दो कला शैलियाँ आती हैं, एक आती है आपकी गांधार कला शैली और एक आती है मथुरा कला शैली। तो हमें ये पता चल गया ए का जो आंसर है वो है 3। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे मिलाएंगे, ठीक है, सारे आंसर तो हमको वैसे भी नहीं पता होते। अब जैसे रुद्रदामन शिलालेख आपका जूनागढ़ का जो शिलालेख है वो हमें पता है रुद्रदामन। अगर आपको इन सब में से भी एक दो पता हो तो आप क्या करिए, आप सीधे देखिए आंसर। तो अभी मुझे क्या पता था, अभी मैंने पढ़ा कि जो कुषाण काल था उसमें दो शैलियाँ आती हैं, गांधार और कौन सी आती है, गांधार और मथुरा आती है। तो इसमें गांधार तो लिखा है, तो यानी ए का आंसर तो है हमारा 3, ए का आंसर 3 यहाँ पे। तो गाइस ये तो मेरा हो गया आंसर, मुझे ऐसे ही पता चल गया। चलिए आइए वैसे देख लेते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है शिलालेख किसका था, रुद्रदामन का था गाइस। मिलिंद पन्नो है आपका नागसेन का है, कहीं नहीं लिखा है, ओके। तो लिखा है मिनांडर सॉरी। तो जो मिलिंद पन्नो है वो आपका मिनांडर का, और तक्षशिला लेख आपका है पथिक का, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन आंसर ढूंढना काफ़ी आसान है, अगर आपको एक दो भी आता है तो आप इस तरह का आंसर है उसका आंसर आप दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यही है, अगर आप जो नोट्स हैं उसको भी आप तरीके से कर लेंगे ना, अगर आपको तक्षशिला लेख नहीं भी पता ना तो आपका काम चल सकता है। मिलिंद पन्नो नहीं भी पता तो भी आपका 2 से भी काम चल सकता है, आपका ये क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं जाने वाला। तो इसमें लिखा है अफगानिस्तान का जो है बामियान प्रसिद्ध था। गाइस किसके लिए प्रसिद्ध था, हमने देखा था कि जो बामियान था वहाँ पे जो पहाड़ियों को काट काट के बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, और जब तालिबान शासन आता है तो उसके बाद जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध था गाइस, देखिए इसका आंसर है डी यानी कि बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, अफगानिस्तान में बामियान प्राणियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के टाइम इसको नष्ट कर दिया गया। चलिए अब लिखा है जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। गाइस जब हमने पढ़ा था कुषाण काल में 2 आती हैं, एक गांधार आती है, एक आती है आपकी मथुरा। ठीक है, तो जो गांधार होती है वो गाइस उसमें कौन कौन सी शैलियों का मिश्रण है, वो भारतीय शैली का भी है और यूनानी यानी कि ग्रीक शैली का भी मिश्रण। तो इसका आंसर है गांधार। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है, भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण शैली क्या है, गांधार शैली है। और इस कला शैली में प्रमुख संरक्षक कौन थे, यानी कि इनको बचाने का काम किसने किया या इनको संरक्षण किसने दिया, शक और कुषाण दोनों ने दिया। तो इस कला का जो है विषय क्या था, मात्र बौद्ध होता था। इस वजह से जो है आपकी जो गांधार शैली उसको और क्या कहते थे, यूनानी बौद्ध कह दिया, मतलब इसका जो विषय होता था वो बौद्ध होता था। इस वजह से इसका नाम जो है यूनानी बौद्ध भी हो गया, या फिर आपका इंडो ग्रीक हो गया या ग्रीको रोमन हो गया, ये तीनों ही नाम है। फिर लिखा है गांधार कला शैली का जो है संश्लेषण है। ओके, तो इसमें क्या भारतीय यूनानी कला का, मतलब इसमें दोनों चीज़ है, भारतीय कला भी है, भारतीय शैली भी है और यूनानी शैली भी है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव जो हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में किया गया, ये भी हमने क्या है इस नोट्स में पढ़ा है। तो किसका किया गया, आपका गांधार मूर्ति कला का, जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो इसका व्याख्या आप देखिए, कुछ इसमें नया नहीं। इसमें लिखा है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही जो है कालानुक्रम है, यानी कि इन्होंने कहा भैया जो बाहर से आक्रमण हो रहे हैं कहाँ पे, इंडिया में, तो पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किए। चलिए आइए देखते हैं किसने किया। तो अभी तक तो हम लास्ट में क्या पढ़े हैं, कुषाण पढ़े हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, इस कुषाण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, शक, यूनानी और कुषाण। तो सबसे पहले हमने देखा था यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। ये याद कर लीजिएगा, नहीं तो नोट्स में भी हमारे पास डिट्टो सारी चीज़ वैसी की वैसी लिखी। आप यहाँ लिख दिए एन का मतलब होता है नोट्स, हमें कुछ नया नहीं पढ़ना। लिखा पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, वो ईरानी शासक कौन सा। तो हमने जब यूनानी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था डेरियस प्रथम। चलिए
तो कहानी शुरू होती है यहाँ। तो ईरानी शासक है जिसका नाम है डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, राइट। फिर आता है हेरोडोटस के अनुसार क्या होता है, डेरियस प्रथम के साम्राज्य की जो है संपूर्ण साम्राज्य में संपूर्ण सिंध घाटी आती है, ठीक है। और क्या है और राजपुताना के रेगिस्तान तक है ये, ठीक है। कहाँ हम बात कर रही है, डेरियस प्रथम, ठीक है। और किसने, हेरोडोटस ने क्या कहा, संपूर्ण सिंध घाटी आती है, राजपुताना का रेगिस्तान आता है। फिर है पेरिप्लस एंड नक्शेरुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी इनके साम्राज्य में आता है, ठीक है। किसकी, डेरियस प्रथम की बात कर रहे हैं, यूनानी शासक है ये। निम्न देखो, सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हैं यहीं पे, ये 3 तो आपको क्रम याद रखना है। लिखा है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश, अच्छा इन सब में सबसे पुराना कौन सा है, ठीक है। इसमें लिखा है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, और इन सब के बाद देखिएगा, अभी तक हमने देखा, हमने पल्लव के बारे में नहीं पढ़ा, चालुक्य और राष्ट्रकूट के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन सातवाहन के बारे में अब तक हम जो है, जब से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा इनफैक्ट, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ा है हमने सातवाहन, अब ये सब जो है बाद में आएंगे। इसका मतलब जो सबसे पुराना है इन सब में तो वो सातवाहन हो गया। चलिए, इसमें वही कहानी लिखी है, इसको आप खुद पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आंध्र सातवाहन। देखिए गाइस, ये आंध्र प्रदेश का एरिया था, आंध्र इसलिए इसका जो नाम है ना, इसकी जो राजधानी थी अमरावती थी। तो गाइस आज भी जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है, अमरावती है। तो इसलिए इसका जो नाम है सातवाहन तो है ही, और उसके साथ इसको हम बोल देते हैं, साथ साथ इसका नाम ये भी है, आंध्र सातवाहन। तो इसमें लिखा है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, ठीक है। वैसे कहा गया कि भैया इसमें जो राजाएं हैं ना, उसमें 30-31 राजा हैं शायद, ठीक है, ऐसा बोला गया। पुराणों में कहा कि 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते, 30-31, ठीक है। इसमें से जो है सबसे लंबी सूची आपको कहाँ मिलेगी, मत्स्य पुराण में मिलेगी, जो कि है 29 राजाओं की। मतलब इसने कहा कि आंध्र सातवाहन राजाएं कितने थे, इन्हें कहा ये कितने थे, 30 थे, लेकिन इसकी सबसे लंबी सूची कहाँ मिल रही है आपको, मत्स्य पुराण में मिल रही है। मत्स्य पुराण में मिली कितनी, 29 राजाओं की मिली। आगे बढ़िए। सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी, अभी हमने कहा कहाँ पे थी, अभी जो ये आंध्र प्रदेश, आंध्रा वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश की राजधानी गाइस आज भी अमरावती है, तो इसकी राजधानी अमरावती ही थी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है सातवाहनों की जो वास्तविक राजधानी है वो क्या है, प्रतिष्ठान या पैठन है। फिर लिखा है पुराणों में इस राजवंश को क्या बोला है, आंध्रभृत या फिर आंध्र जाति कहा गया है, और इसकी जो है आरंभिक राजधानी वो क्या है, अमरावती है, और इसका आंध्र जाति होने की वजह से ना इसका नाम आंध्र सातवाहन हो गया। और आंध्र से आप आंध्र प्रदेश याद रखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है तो राजधानी भी याद रखिए। और वैसे जो प्रारंभिक थी वो प्रतिष्ठान भी थी। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है सातवाहनों की राजधानी था, तो इसमें लिखा प्रतिष्ठान, यानी कि 2 नाम दिए, प्रतिष्ठान और अमरावती, ठीक है। व्याख्या सेम है। लिखा है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता था, मतलब एका ब्राह्मण किसको कहा जाता था, ठीक है। किसको कहा जाता था गाइस, गौतमी पुत्र सतकर्णी, हमने पढ़ा था, सबसे पहला था सतकर्णी, दूसरे नंबर पे आता था गोमती पुत्र सतकर्णी, ये भी हम नोट्स में सब पढ़ चुके हैं। देखा है सातवाहन शासक गोमती पुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में क्या बोला गया, एका ब्राह्मण, जिसका तात्पर्य क्या होता है, अद्वितीय ब्राह्मण, या फिर ब्राह्मणों में एकमात्र रक्षक, ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, कुछ राजवंश है और उनकी राजधानियाँ हैं, ठीक है। तो जो शुंग राजवंश है उसकी राजधानी है गाइस पाटलिपुत्र, सातवाहन की है पैठन, प्रतिष्ठान, पैठन या फिर अमरावती, ठीक है। फिर है कदम्ब की है आपकी बनवासी, ठीक है, और चंदेल की है महोबा। आइए देखते हैं एक बार ऊपर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सातवाहन, ठीक है। तो हमने गाइस सातवाहन की कौन सी देखी, पैठन, प्रतिष्ठान या फिर अमरावती। तो बी का आंसर है 3 गाइस, बी का आंसर है 3, बी का आंसर और कहीं भी 3 नहीं है। तो देखिए हम यहाँ से आंसर आराम से निकाल सकते हैं, बाकी हमें किसी की पता हो चाहे ना पता हो, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें एक का भी पता है तो हम बाकी का बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है कथन कारण, आइए देखते हैं। तो ये लिखा है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ जो है प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। दूसरा लिखा है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। आइए देखते हैं, डायरेक्ट इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा नॉलेज ही लेते हैं बस, ठीक है। तो इसमें आंसर है वैसे इसका ए है, यानी कि इसने कहा कि कथन कारण दोनों सही है, और जो कारण है कथन का सही जो है स्पष्टीकरण करता है, यानी व्याख्या सही मतलब ठीक तरीके से स्पष्ट करता है उसको। लिखा है सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान,
विद्या प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता थे। और हाल नामक राजा ने गथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। और हाल के दरबार में क्या है, गुणाढ़ और सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। कौन? गुणाढ़ या सर्ववर्मन तथा सर्ववर्मन। तो गुणाढ़ ने क्या लिखा है, बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की और पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। क्या? पैशाची जो है प्राकृत में लिखा गया था। और सर्ववर्मन, ये जो दूसरा नाम है, ने क्या है, का तंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। फिर लिखा है, कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ था। तो गाइस ये क्वेश्चन है आपका यूपीआरओ एआरओ का क्वेश्चन है, मेंस का 2017 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है? तो इसमें लिखा है सी भीतरी, ये पुलकेशिन नृत्य का है। देखिए हाथी गुफा अभिलेख किसका था गाइस, हम जानते हैं खारवेल का है। गोमती पुत्र सतकर्णी के बारे में आपको नासिक अभिलेख से मिलेगा। और गिरनार रुद्रदामन, देखिए खारवेल का हम जानते हैं हाथी गुफा अभिलेख है, जिसमें आपको कलिंग के बारे में हमने देखा, बार बार कलिंग की बात की गई। ठीक है। रुद्रदामन का अभी हमने कहा है ये गुजरात के गिरनार जिले में है। रुद्रदामन का कौन सा गाइस, कौन सा अभिलेख है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताइए। ठीक है, तो ये कहाँ का है, हिसाब किताब है गुजरात का। ठीक है, फिर यहाँ पे है गोमती पुत्र के बारे में जानकारी आपको नास्तिक अभिलेख से मिलती है। अब आता है पुलकेशिन नृत्य, इनके बारे में कहाँ, भीतरी से मिलती है या भीतरी अभिलेख से मिलती है या कहीं और, आइए देखते हैं। तो कहानी तो है इसमें बहुत बड़ी, चलिए आइए देखते हैं। गोमती पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त हैं, 2 नासिक से और एक क्या है, कारले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा, ठीक है, यहाँ पे एक खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा अब हम बात करेंगे खारवेल की, तो उनकी क्या है, हाथी गुफा अभिलेख। तो इसमें क्या है, खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटना मिलती है। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब इसने लिखा भीतरी स्तंभ लेख का संबंध आपके किससे है, स्कंदगुप्त से। किससे है, स्कंदगुप्त से है। और पुलकेशिन नृत्य की अगर हम बात करें तो ये है अलौह अभिलेख से। तो यही बस एक हमारा गलत है जो, ठीक है, तो अलौह अभिलेख से है। इसकी भाषा आपकी क्या है, संस्कृत है। अब आते हैं लास्ट, रुद्रदामन प्रथम की बात हमने करी, ये है जूनागढ़ गाइस, इसका क्या है, जूनागढ़ अभिलेख है आपका शक संवत 72 का अभिलेख है। और ये प्रशस्ति के रूप में है। और इसमें क्या है, उनकी विजय, उनके व्यक्तित्व, कृतियों, इन सब का विवरण आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को पुराणों में क्या है, पर्वतीय कहा गया है? तो कैसे इसका आंसर है इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय यानी कि श्री पर्वत का शासक या आंध्रभृत यानी कि आंध्रों का नौकर कहा गया है। और पहले से 7 वाहनों के सामंत थे, किंतु इनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और इस वंश का जो संस्थापक है श्री शांतमूल था। फिर से आते हैं हम कथन कारण पे। इसमें लिखा है कुषाण फारस की खाड़ी और जो लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही। और इनकी सुसंगठित जो है नौसेना जो है उच्च कोटि की थी, गलत। मतलब इसमें ये कहा कि हाँ ये तो करते थे, आपका फारस की खाड़ी लाल सागर से इनके व्यापारिक संबंध थे, बहुत अच्छे व्यापार चलते थे वहाँ से यहाँ कुषाणों का, लेकिन इनके पास कोई नौसेना नहीं थी। तो ये हो गया इसका आंसर। इसकी व्याख्या आप खुद पढ़िए क्योंकि ये बिल्कुल हमने नोट्स में पढ़ी थी और जो मैंने कहा है वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर इसमें लिखा है राजा खारवेल। खारवेल का क्या था गाइस, अभी हमने बात करी थी कलिंग युद्ध, हाथी गुफा अभिलेख, उड़ीसा की बात है ये। ठीक है, तो खारवेल का नाम जुड़ा था किससे है, आइए देखते हैं। हमने 3-4 चीज़ें बात करी, तो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहानी वही है जो मैंने अभी 2-3 बोल दी। कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में से एक थे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में क्या है, 3 मील दूर स्थित उदयगिरी पहाड़ी में क्या है, हाथी गुफा से संबंधित एक बिना तिथि, देखिए इसकी कोई तिथि नहीं है, तो बिना तिथि का अभिलेख है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई तिथि नहीं मिली है। ठीक है, और ये अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, यानी कि खारवेल के बारे में आपको जानना है तो यहाँ तक पहुँची। तो इसका जैन धर्म, खारवेल का जो है जैन धर्म के प्रति झुकाव था अच्छा खासा। फिर आते हैं आगे, लिखा है निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था, यानी कि उसको बचाने का, उसको आश्रय देने का काम किसने करा था। चलिए, अशोक ने, हर्ष ने,
तो पुलकेशिन द्वितीय खारवेल ने, अभी हमने पढ़ा किसने दिया था, खारवेल ने, सबसे लास्ट में अभी हमने पढ़ा था। लेकिन कलिंग नरेश जो है खारवेल निम्न से किस वंश से, तो अभी हमने पढ़ा था फिर से चेदी वंश से थे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था, सेम क्वेश्चन आता है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे था गाइस, ये देखिए इसका आंसर आ गया ई का मतलब है शायद इसमें आंसर एक से ज़्यादा है। चलिए देखते हैं आपका इसका आंसर क्या है। इसमें है कलिंग के चेदी राजवंश, ठीक है, के संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। ओके, तो इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ा। तो इस वंश का जो है शक्तिशाली शासक कौन था, खारवेल था। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं, ये भी था और ये भी था, तो इसलिए इसका आंसर है यानी कि एक से ज़्यादा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आता है लिखा हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, तो कहानी बार बार वही चल रही है, खारवेल। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें लिखा है पूरी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था। गाइस इन्होंने क्या करा, ओके, विधि यानी कि न्याय मान लेते, तो इन्होंने सुधार किए थे कुछ न्याय से संबंधित या विधि से संबंधित, एक ही बात है। तो लिखा है पूर्वी रोमन शासक जो जस्टिनियन थे सर्वाधिक प्रसिद्धि क्या है, उनके न्याय संबंधी सुधारों से मिली है। जस्टिनियन रोमन कानून से के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी थे। अब लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी, एक बुक है, किसने लिखी है, तो गाइस ये किसने लिखी है, आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी या एरिथ्रेरियन सी जो है एक ग्रंथ या पुस्तक है, और ये रोमन मिस्र बंदरगाहों में से जो है नेविगेशन व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। ठीक है, कहाँ, रोमन और मिस्र बंदरगाह में नेविगेशन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसके बारे में ये बताता है। तो गाइस ये आप समझिए ना, अरब सागर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी, नाम ही कुछ वैसा है। लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। किसने लिखा था, अनाम यानी जिसका नाम नहीं है। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया का था एक लेखक, ठीक है, उसने लिखा था। फिर इसने जो है भारत से आयात और निर्यात की जानकारी वाली वस्तुओं का उल्लेख किया है। ठीक है, भारत से क्या आयात होता था, भारत से क्या निर्यात होता था, मतलब भारत में क्या आयात, भारत से क्या निर्यात होता है, इसके बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा जो मौर्योत्तर काल है, ठीक है, तो जो मौर्योत्तर काल है गाइस वो होता है ख़त्म। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुप्त और गुप्तोत्तर युग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 पार्ट आए हैं और 2 पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुप्त और गुप्तोत्तर युग के साथ। चलिए दोस्तों अब तक के लिए थैंक यू।